चलिए आज हम लोग फिर से आते हैं आकलन परीक्षा का कुछ पार्ट्स बचा हुआ था, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ लोगों का था कि मैथमेटिक्स एक बार फिर से डिटेल्स करके बता दीजिए। कुछ फ़ोन भी आए थे और कुछ मैसेज भी आया था। तो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से हम लोग इसको अच्छे तरीके से बताते हैं ताकि आपको जो नए लोग हैं सहायक कार्य की परीक्षा लेना चाहते हैं वो भी अपना देख लीजिए, अपना व्यवस्था इसी तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। और ये आप इस प्रश्न को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपका लेवल जो है, जो मैथमेटिक्स का जो लेवल होने वाला है वो बिल्कुल बहुत शानदार होने वाला है। आपको शानदार तरीके से तैयारी करनी है। ये अब बिल्कुल नहीं होगा कि आराम से आप सीटेड बीटेड वाला क्वेश्चन आंसर कर लिए, क्वेश्चन बैंक बना लिए या फिर पिछला देख लिया आरोही अवरोही वो फला ढिमकाना, ये सब से अब काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह का जो सेटर जो क्वेश्चन सेटर जो हैं जो थे जो पारस चाकलन वाले, ये अगर आपको फिर से मिल जाए, अगर इस तरह क्वेश्चन उनको मिल गया तो कहते हैं बहुत खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत खतरनाक है या इस टाइप से, बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक है, ऐसे सेटर अगर आप लोग को मिल जाए तो आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ये सोचिए कि हम सीटेड बिटेड वाला क्वेश्चन में बना लिए तो हमारा पूरा मैथमेटिक्स हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल अपने तरीके से मेहनत करनी होगी और आगे बढ़नी होगी। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स के पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के। ये एग्जाम हुआ था आपका 30 जुलाई 2023 को परीक्षा हुई थी। चलिए इसका मैथमेटिक्स के हम लोग कुछ पार्ट्स को देखते हैं क्या क्या है और किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, आप इसको आनंद लीजिए और आनंद से बनाइए। बिल्कुल टेंशन दिमाग पे टेंशन जोर मत दीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से सवाल बनेगा। पहला है सवाल संख्या है आपका 26। 26 में देखिए पहला सवाल क्या है, कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरणों के मूलों का योग 3 है। पहले समीकरण के मूल किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। कोई भी समीकरण होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। पहले समझ लीजिए, कोई भी समीकरण जो होता है हमारा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। इस परिस्थिति में उसका मूल जो होता है अल्फा एंड बीटा हम लोग डिमांड करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं ये क्लास 9 10th के लेवल का है, तो हम लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हम देखेंगे। ठीक है, अपनी बुक्स को देखिए और समीकरणों को याद करिए और उनके कुछ गुणों को याद करिए। इसमें गुण होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कहते हैं हम लोग माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। मतलब ये हो गया कि दोनों मूलों के योग, मूल का मतलब इसको रूट्स होता है। ठीक है, मतलब जो रूट्स उसको कहते हैं जिसको कि समीकरण में शामिल करने पर या एक्स की जगह पे मान रखने पर उसका वैल्यू 0 आ जाता है, उसको हम लोग रूट्स कहते हैं। मतलब गुणनखंड करके हम लोग रूट्स निकालते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जो सवाल है पहले देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं मूल दो मूलों का योग किसी समीकरण का माइनस बी बाई ए होता है। और गुणनखंड गुणनखंड जो होता है, गुणन जो होता है अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं सी बाई ए। अब ए और बी और सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है, बी का कोएफिशिएंट बी कहलाता है, और सी जो हो गया खुद ब खुद एक कांस्टेंट है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस पे आप देख लीजिए ए और बी और सी को समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला हमारा सवाल का जो ये दिया हुआ है समीकरण जो दिया हुआ है ये बिल्कुल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 दिया हुआ है। देखिए हम लोग इसको बनाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 दिया हुआ है। अब कहता है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी हम लोग क्या है, माइनस इंटू ये माइनस 3 है हमारा बी, माइनस 3 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बाई ए कितना है 2। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि इसका अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा पहला समीकरण नहीं था। दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ये तो है हमारे पास, एक ये सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग भी देखेंगे फिर से। ठीक है, क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा 3 निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए प्लस 3 है यहाँ पे, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 3। यहाँ बाई ए है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 1 है। तो 1 1 कैंसिल हो गया और ये हो गया 3। जो उत्तर चाह रहा है आपका प्रश्नकर्ता वो आपका उत्तर मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, दोनों मूलों का योग माइनस बी बाई ए 3 हो गया। चलिए सवाल संख्या 27 पे आते हैं। बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना है, आराम आराम तरीके से बनाना है। आपको समीकरणों का अगर जो उसका ये होता है क्या बोलते हैं कहाँ कहाँ उपयोग करना है कि इस फॉर्मूले को, अगर ये आपको सही तरीके से आ गया तो कोई बहुत बड़ा समस्या होने वाला
बिल्कुल भी नहीं। चलिए सवाल संख्या हम लोग आते हैं 27 पे। कहता है यदि किसी एपी के सातवें पद, एपी और जीपी पहले समझिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले हम लोग 9 10 में एपी तक आते हैं, सेकेंडरी से लेवल सेकेंडरी में जो है आपका एपी है, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको ऊपर लेवल में होता है। देखिए किसी एपी के सातवें पद, पहले एपी के सातवें पद को समझिए। एपी का सातवां पद क्या होता है? कहता है एपी है, इसके सातवां पद, देखिए हम लोग जानेंगे पहले एनवा पद क्या होता है। एपी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इतना याद रखिए, इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, इस सवाल का उत्तर हो गया। अब क्या कहता है एपी के सातवें पद, अब देखिए A7 कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1, सातवां पद है ना, सातवां निकालना है। सातवां पद क्या करता है ए प्लस 7 माइनस 1 6D। ठीक है, एक एपी के सातवें पद का 7 गुना, मतलब इसका 7 टाइम्स। ठीक है, क्या कहता है इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टाइम्स 11, सातवें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। इसका 11वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 में 1 गया 10D। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 गुने के बराबर है। बस यही तो सवाल है। और हम व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट क्या निकालना है, तो उसका 18वां पद क्या होगा, देन इट्स 18th टर्म विल बी। 18वां टर्म क्या होगा निकालना है, क्या है हमको 18वां पद। 18वां पद क्या होगा एपी का, सेम चीज यहां से करेंगे, ए प्लस एन कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 गया 17D। ये तो निकालना है हमको। ठीक है, यही निकालना है हमको बस। तो क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, सीधा सीधी सॉल्व करेंगे। क्या होगा 7A प्लस 42D बराबर कितना हो जाएगा 11A प्लस 110D। ठीक है, अब देखिए सबको इधर लेके आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 11 7 को उधर लेके जाएंगे, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 है। ठीक है, इसको इधर लेके आगे माइनस हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ क्या है 110D, और इधर लेके जाएंगे माइनस 42D। 110D में 42D को अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस 68D, और ये बराबर कितने का हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 4 को देखिए 4 है यहाँ पे, ये 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 4A हो गया, प्लस 68 में को 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 17, तो 17D हो गया। ठीक है, बराबर कितने के हो गए 0 के, तो A प्लस 17D कितना हो गया, जो कि हमारा 18वां पद है, ये 0 के और बराबर हो गया। देखिए ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। इसको बिल्कुल बनाइए और मन से बनाइए इसको, और उत्तर आपको आराम से मिल जाएगा। सवाल संख्या 28 पे आते हैं। 28 सवाल संख्या क्या कहता है, कहता है यदि बिंदु A 1 2, देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है A, O और C। ठीक है, कहता है A बिंदु है, एक O बिंदु है और एक C बिंदु है। A बिंदु के बारे में क्या कह रहा है, ये 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2 है। 1 और पहले समझ लीजिएगा इसको, O बिंदु क्या है 0 और 0 है, O बिंदु 0 और 0 है, एंड C एंड B, C क्या है A और B है। ठीक है, आर संरेख है, कोलिनियर है। संरेख का मतलब होता है ये जो समीकरण है इसका जो हल है, जिसका हम लोग रेखी जो ग्राफ जो बनाते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप समझिए पहले। A00 का मतलब क्या होता है, 00 का मतलब हो गया बिल्कुल मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, अब A12 का मतलब क्या हो गया, a कितना हो गया, a के स्थान पे यहाँ पे मान लीजिए 1 है और यहाँ पे y 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये इतना नहीं समझेंगे, लेकिन ये जरूर समझ लेंगे। क्या ये कहता है A1200 CAB। अब कहता है ये संरेख है, एक लाइन में है। तो क्या कहता है, प्रश्न पूछता है तो A बराबर B। देखिए अब यहाँ पे समझ लीजिए, A बराबर B बिल्कुल नहीं है, क्योंकि A यहाँ पे कितना है, A कितना है यहाँ पे 1 है और B कितना है 2 है। A बराबर B नहीं है। A बराबर 2B, A बराबर 2B। यहाँ पे A कितना है, A कितना है 1 है। अब A बराबर 2B है नहीं, क्योंकि 2B कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। 2A बराबर B। अब देखिए 2A बराबर B, देखिए बिल्कुल है। 2A कितना हो जाएगा, 2A कितना हो जाएगा बराबर कितना हो गया 2, और B कितना हो गया 2, तो 2A बराबर B, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और C हो गया, C ऑप्शन में इसका उत्तर दिया हुआ, जो लोग C नंबर ऑप्शन चुने हैं बिल्कुल सही।
और जो जो लोग क्या हमको लगता है कि आप लोग सब बनाए हुए होइएगा, आप लोग खामखा धर्मशाला परेशान कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इतने दिन से आप लोग ये कर रहे हैं, इसमें थोड़ी समस्या होने वाला है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स टफ था, थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहां तक सोच नहीं पाए थे जहां से प्रश्न आ चुका, ठीक है। हम लोग जो आज तक जो देखते आ रहे ही अवरोही, तो ये बगीचा वाला भाग, तो फलना ढिमकाना, इसी में हम लोग फंसे रह गए, ठीक है। लेकिन सवाल आपके बियॉन्ड आपके माइंड से पूछ दिया, आपको समझ नहीं पाए कि आपको यहाँ तक भी संतरे की या एपी जीपी या सब कुछ पूछ सकता है, इसीलिए आपको लगा थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। जो पढ़े हैं वो आराम से बना लेंगे, कुछ नहीं है सवाल में। चलिए आप पेज नंबर 2 पे आते हैं। पेज संख्या 2 में है एक सवाल है, cos 38 डिग्री, चलिए कहता है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सवाल है। देखिए इसमें क्या है, सवाल संख्या क्या है 29। ये क्या है, कहता है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। ऐसे सब सवाल में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों एंगल को जब भी आप जोड़िएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री होने का होगा, ठीक है। अभी जिस हम लोग लेवल की बात कर रहे हैं, इस लेवल में जो भी सवाल आपको आने वाला है, ये बिल्कुल दोनों एंगल को जोड़ करके आप हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब कहने का ये हो गया, थोड़ा डिटेल बता रहे हैं आपको, ठीक है। सवाल बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन थोड़ा आपको लंबा बता देते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा जो नहीं समझ पाते हैं, जो अगला तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल समझ पाए। तो कहते हैं ए प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे सब सवाल में हमेशा आपका जो दोनों कोणों का मान रहेगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब सवाल कहता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b, देखिए cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ऐसे परिस्थिति में देखिए सवाल तो यही तो लिखा है आपका, cos 38 ये मान लीजिए 38 है, b 52, cos a cos b, और ये फिर sin a sin 38 होगा और sin b 52 होगा। ये तो सवाल है आपका। तो cos a cos b माइनस sin a, देखिए ऐसे सब, ये सब एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो पढ़े हैं बिल्कुल आपको ज्ञात होगा और आप आसानी से बना सकते हैं। इस फॉर्मूले का, इसका क्या होता है, ये होता है cos a प्लस b, ठीक है। cos a प्लस b का ये मान होता है। तो cos a cos b cos a माइनस sin a sin b, ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे, cos a प्लस b जब की बात आ गई तो हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसा सब जवाब, ये सवाल जब भी आए आराम से इसका उत्तर आप 0 लिख दीजिए, आराम से 0 लिख दीजिए, एकदम सवाल उत्तर कितना आ जाएगा 0। उतना बताने और समझाने का आवश्यकता नहीं है, इस तरह के हमेशा सवाल में आपका आंसर 0 ही आने वाला है आपके लेवल में, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई होते हैं, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और सिस्टमेटिक चीज आती है। लेकिन तत्काल जो आपका लेवल है, इस तरह का जब भी आप सवाल देखिए एक लाइन एक नंबर वाला, तो उसका उत्तर अधिकतर 0 आता है। चलिए हो जाएगा, देखिए ऐसे भी देखिए cos a cos b cos 38 cos 58 52 cos sin 38 sin 52 दिया हुआ है, cos a प्लस b 90, cos 90 का मान हमेशा 0 होता है, और ये हमेशा उत्तर 0 होगा। आप ध्यान रखिए, अगर दोनों को जोड़ के आप नब्बे पूरा दीजिए, ऐसे में हमेशा उत्तर 0 ही होगा। अब देखिए सवाल संख्या 30 पे आते हैं हम लोग, क्या कहता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। देखिए हमारे पास दो पासा है, पासा आप समझ लीजिए पहले क्या बोलते हैं, पासा होता है वो जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है। इस तरह का हमारे पास दो पासा है, ठीक है। तो क्या कहता है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है, बढ़िया बात है। ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता है, ऊपर आने वाले अंकों के अंतर शून्य। देखिए अंतर, अब दो पासा को उल्टाइए, अंतर कहते हैं, दो पासा गिराया, अंतर का मतलब क्या हो गया कि दोनों में या तो एक एक आएगा तो अंतर हो गया 0, या फिर दो दो आएगा तो 0 हो गया, या तीन तीन आएगा तो 0 हो गया, या चार चार आएगा तो 0 हो गया, या पांच पांच आएगा 0 हो गया, या छह छह आएगा तो 0 हो गया, ठीक है। यही तो आएगा जो अंतर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बार हो गया, एक कुल प्रायिकता, क्या कहते हैं उसको, अनुमानित अनुकूल प्रायिकता, अनुकूल कितना हमारा हो सकता है, एक कितना तरीका हो सकता है, इसमें कितना तरीका हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 तरीका हो सकता है, 6 तरीका हो गया। और कुल प्रायिकता, कुल छह छक्का है, इसको कितने बार करेंगे हम लोग, 6 बार करेंगे, दो छक्का है तो दो छछा के 36, 6 स्क्वायर यानी 6/36 हो जाएगा।
काट देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1/6, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, सवाल संख्या 31 पे आइए। यदि किसी बेलनाकार पेंसिल का एक सिरा नुकीला हो तब वह पेंसिल संयोजन है। समझिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सवाल। कहता है एक पेंसिल है आपके पास, ये बेलनाकार है, पेंसिल तो हमेशा बेलनाकार ही होता है। ठीक है, अब कहता है इसको छील दिया, छीलने के बाद ये क्या हो गया, ये शंकु का रूप ले लिया। यहाँ पर ऊपर में तो होता है शंकु का रूप, छीलने के बाद तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी, ये छिल दिया, ऊपर में कोनिकल शेप हो गया। कोनिकल शेप जब हो गया इसको क्या बोलेंगे हम लोग। अब इसको भूल के देखिए क्या है, ये आपका है शंकु। शंकु, और ये तो पहले से आपका बेलन था। ठीक है, ये बेलन प्लस शंकु का मिश्रण हो गया। ठीक है, क्या है, शंकु तथा बेलन। अब सवाल संख्या 32 पे आइए। सवाल संख्या 32 क्या कहता है, ये कहता है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या है। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या। देखिए ऐसे सब सवाल का हम लोग बहुत बार जिक्र कर दिए हैं, बहुत बार, एक दो बार। ठीक है, बहुत बार जिक्र किए। 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच, ना 10 को लेना है ना 250 को लेना है, दोनों के बीच वाले संख्या को लेना है। तो हमारा एक संख्या पहला क्या हो जाएगा, 12, जो कि 4 का गुणज है। हम लोग दो तरीके से बनाते हैं इसको। एक तरीका लेते हैं, एक संख्या इसके पहले भी लेते हैं और जहां तक पहुंचता है वहां तक लेते हैं। और एक तरीका ये है जो कि लगभग हम लोग सब में इसी तरह से बनाते हैं। 10 के बाद का पहला संख्या क्या हो जाएगा, 12, और 250 के गुणज 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पहला अंत से एक पहला गुणज कितना हो जाएगा, तो 4 छके 24, कितना हो जाएगा, तो 4 छके 24, 1 25, 4 दूना 8, देख लीजिए 248। ठीक है, ये 4 का गुणज हो जाएगा, 4 छके 24 और हो गया 8, 4 दूना 8। ठीक है, 248 यहां से लेके यहां पर कहता है कि 4 कितने बार में गुणज कितने की संख्या क्या है, इसका संख्या कैसे निकालेंगे। ध्यान रहे आपको, इस ऐसे प्रश्न में हमेशा जब संख्या को निकालेंगे तो एक जोड़ेंगे। ठीक है, या नहीं तो एक तरीका ये तरीका है, एक तरीका ये भी है कि आप कुछ मत करिए, आप इसके एक गुणज पहले का ले लीजिए, 8 ले लीजिए और यहां तक जाइए, ये आपका 248 यहां तक की, और दोनों को माइनस करके दोनों के अंतर को आप 4 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यदि और या नहीं तो इस तरीके पर अगर आते हैं तो दोनों के अंतर में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम है, आप इसको देख लीजिए, आप इसको जरूर बनाइए। बहुत अच्छा सवाल है और ये लगभग टेट वगैरह सब में आया हुआ सवाल है। 248 माइनस 12/4 बराबर हो गया 236/4, ये हो गया 59 टाइम्स 59 बार, प्लस 1 कितना हो गया 60, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां से भी आप 8 और 248 को लेते हैं, इसका अंतर जो होता है ये 240 है, और इसको हम 4 से भाग देते हैं तो उत्तर हो जाएगा हमारा 60, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। चलिए जिन्होंने भी सी ऑप्शन डाला है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल संख्या, देखिए सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ ठीक है, आराम आराम से सोच सोच के बनाएंगे तो आराम से बनेगा। ठीक ना, और ऐसा नहीं है कोई कठिन सवाल है या फिर कोई 5 बहुत बड़ा बड़ा सवाल है। देखिए एग्जामिनर हमेशा आपको सवाल ऐसा दे देगा ना, तो हमेशा ये चाहता है वो कि आप हो जाइए, आप परेशान हो जाइए उस चक्कर में। लेकिन अगर आप फंस गए, जो वो चाह रहा है, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दो तरह के आदमी होते हैं। एक तो वो होता है जो एग्जामिनर के जाल में फंस जाता है, ठीक है, जो कहता है कि दो बड़ी टेंशन है, बहुत लंबा प्रश्न था। नहीं, एग्जामिनर के जाल में बिल्कुल नहीं फंसिए। उनका जो दिमाग है बहुत दो तरीके से चलता है। एक वैसे लोग चुनता है, सफल वो होते हैं जो कि उनके जाल से निकल के कुछ अलग कर लेते हैं। अगर उनके जाल में फंसने का मतलब ये हो गया, जाल तो बिछा दिया, उनको पता है कि मछली वहां पे है, लेकिन फिर भी जाल बिछा के ही ताला निकालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जानते हैं कि इसका आंसर जो है बिल्कुल एक लाइन बनेगा, ठीक है, लेकिन सवाल आपको ऐसा दे देगा, लगेगा कि बाप रे बाप, इसको कितना घुमा फिरा के हम लेके जाए, इतना एक्स वाई करते रहे और परेशान हो जाए, हमारा क्वेश्चन समय व्यतीत हो जाए और हमारा सवाल नहीं बने। इस तरीके से आपको बुझना है। और सवाल देखिए जितना भी आपको बता रहे हैं ना, सारा आपको सिंगल लाइन, एक लाइन वाला आंसर है। देखिए सवाल संख्या 33 पे आइए। कहता है दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या है, मान लीजिए ए और बी है, दो संख्या है, एक का अनुपात 3 है और एक का अनुपात 5 है। और दूसरा सवाल क्या कहता है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में क्या कहता है, अब ये कोई संख्या है अनुपात में है, कोई बात नहीं, मान लीजिए कुल संख्या 3x हो गया, ये 5x हो गया,
अब कहता है दोनों में अगर 12 जोड़ देते हैं तो अनुपात क्या होता है, 5:7 हो जाता है। ठीक है, सवाल बन के तैयार हो गया, आप बना लीजिए इसको। देखिए कितना आसान है। आपको देखिए एग्जामिनर देखिए क्या चाह रहा था, वो जो क्वेश्चन सेटर है वो चाह रहे थे कि आप इसको बहुत लंबे तरीके से बनाइए, लेकिन नहीं, बहुत आसान सवाल है। वो चाह रहे थे क्या कि अब देखिए सवाल क्या कहता है कि पहला A:B है जो 3:5 के अनुपात में है। अब कहता है इसमें 12 जोड़ा जाए तो कितने हो जाएगी, मतलब 3x बटे 5x हमारी संख्या हो जाएगी। इसमें भी 12 जोड़ दिया, इसमें भी 12 जोड़ दिया, तो कहता है अनुपात 5/7 हो जाएगा। अब एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको 7 की शक्तियाँ 21x 21x प्लस 84 और उधर लेके जाइए 25x प्लस 60, फिर इस तरह करके आप x का मान निकालिए। तो वो चाह रहा था, ठीक है, ये तो वो चाह रहा था, लेकिन हम लोग ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। ठीक है, वो चाह रहा है कि आप इसको बनाइए, आप तो 3-4 मिनट लग जाए, आपका टाइम खत्म हो जाए। नहीं, अब देखिए इस सब सवाल में ऐसे सवाल, बिल्कुल अनुपात का सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। आप इसको समझिए। वैदिक गणित आपको बताया था, एक दिन हम बताए थे, वैदिक गणित बेहतरीन गणित है। आप एक बार जरूर पढ़िए उसको और प्रयास कीजिए उसको इम्प्लीमेंट करने का। बहुत खूबसूरत गणित है। ठीक है, कुछ लोग इम्प्लीमेंट किए हैं तो हमको लगता है कि मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा है। जो लोग अच्छे मैथमेटिक्स जिनका कैलकुलेशन बहुत खूबसूरत बहुत फास्ट है, वैसे लोगों को समझिए आपकी जरूर पक्का ना कहीं वो वैदिक गणित से बहुत ज्यादा प्रेरित है और अच्छा पढ़ेंगे। ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए इसका मतलब होता है A:B 3:5 रेशियो में है, मतलब दोनों को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, जो संख्या होगी वो पक्का कहीं ना कहीं 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल समझिए, अगर रेशियो, अगर संख्या है पूर्ण संख्या है और 1:3 के अनुपात में है, और संख्या का आंसर आपको देगा कि 3, सॉरी 1 दे देगा, उत्तर में दे देगा 2, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि संख्या पूर्ण है। या मान लीजिए दे देगा 14, ठीक है, तो 14 बिल्कुल आप देख लीजिए बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, 3 1 4, 14 को 4 में भाग दे दीजिए, पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा, इसलिए संख्या ये बिल्कुल पूर्ण संख्या नहीं निकल रहा है, इसलिए 14 आंसर नहीं होगा। इसी तरह से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग बिल्कुल भूल जाएंगे 12 जोड़ना है, 25 आप जितना जोड़ना है जोड़ते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। कहता है 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में क्या हो जाएगा 8, और कहता है दूसरा 5:7 के अनुपात में जोड़ने के बाद हो जाता है कितना हो जाएगा ये 12। अब आप देख लीजिए ऐसा कोई उत्तर है जिसमें 8 से भाग लगे और 12 से भाग लगे और वो आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए उल्टा करके, जिस संख्या में 8 से भी भाग लग जाए और 12 से भी भाग लग जाए वो आपका उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा, चाहे उसमें 12 जुड़वाइए चाहे 25 जुड़वाइए, वो प्रश्नकर्ता पे निर्भर करता है। देखिए पहला उत्तर है आपका 32, तो 32 में क्या है 8 चौके 32, परंतु वो 12 से भाग नहीं लग रहा है, 12 से क्या हो रहा है भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। दूसरा है 40, 8 से भाग लग रहा है, 8 पंचे 40, और 12 से भाग बिल्कुल नहीं लग रहा है, 12 के 36 4 बिल्कुल नहीं लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है आपका 48, 48, जो कि आपको 8 से भाग लग रहा है, 8 छक 48, और फिर 12 से भाग लग रहा है, 12 चौके 48, और हमारा ये ऑप्शन 48 बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी नंबर प्रश्न का उत्तर दिया है ये बिल्कुल वो लोग सही है। चलिए सवाल संख्या 34 पे आते हैं। कहता है यदि A:B जो बराबर 2:3, देखिए अनुपात, फिर ये अनुपात का सवाल है, बेहतरीन बहुत खूबसूरत सवाल है, सिर्फ समझना है अनुपात को। A:B क्या कहता है, ये 2 और 3 के अनुपात में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कहता है B और C भी जो है वो 4:5 के अनुपात में है, B और C भी है। ठीक है, B और C भी क्या है, ये 4 और 5 के अनुपात में। ऐसे सब सवाल में देखिए सबसे पहला बात है, एक चीज आप इस सवाल को आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। आपको इस तरह कोई सवाल आप कहेगा A+B+C/B का मान निकालिए, फिर कहेगा A+C/B+C का मान निकालिए, फिर A+B×C, कुछ भी कहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे संख्या निकालने का। तो संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं वो आप सीख लीजिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और इस तरह का कहीं भी सवाल आप देखिएगा, ये सवाल इस तरह का सवाल आपका अधिकतर SSC GD रेलवे, फिर आपका CHSL CGL सब में आता है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, खूबसूरत है। देखिए 2-3 ऐसे सवाल क्या करेंगे, हमेशा हम जो सटा हुआ रहता है इस टर्म को, इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, समझ रहे, ध्यान रहे आपको कि ये जो बिल्कुल सटा हुआ है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके पहले जो है ये इसके सटा हुआ, फिर इसको भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमको इसका पूर्ण संख्या ऐसा मिल जाता है जो कि दोनों ही सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। A:B को भी सेटिस्फाई कर देगा, B:C
4:5 को सेटिस्फाई कर देगा। कैसे कर देगा? संख्या को क्या करेंगे, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे? 2 चौके 8 और 3 चौके 12 और 5 तिया 15। हमारा ये संख्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 8, बी का मान हो जाएगा 12 और सी का मान हो जाएगा 15। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ए और बी की बात करते हैं तो 2 और 3 के अनुपात में है, 4 गुना 8 4 तिया 12, 2:3 के अनुपात में आ गया। बी और सी की बात करते हैं 4:5 के अनुपात में है तो 3 चौके 12 और 3 5 15 सेटिस्फाई करता है। अब हमारा सवाल पे हम जो भी निकालना कहेगा, ए प्लस बी प्लस सी कहिए, निकालने जो कुछ भी कहिए, आपको ये पूरा सॉल्यूशन मिल चुका है, आप इसके अनुसार उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए सवाल संख्या हम लोग आते हैं 35 पे। बिल्कुल एक एक आधे मतलब आधे मिनट का सवाल है, 20 सेकंड 21 सेकंड का सवाल है और आपको आराम से बनेगा। चलिए इसको बना ही देते हैं। आपको क्या पूछता है? ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी कहता है, आप यू हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी। ये तो निकालना है हमको। यहाँ ए का मान कितना है? 8 है और बी का मान क्या है? 12 है। इस टू क्या है? बी का मान यहाँ पे कितना है? 12 है और सी का मान है 15 और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 12 8 20 इज टू 27। जिन्होंने भी उत्तर दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अच्छा यही वो सवाल था, ठीक ठीक ठीक, यही वो सवाल था जिसमें कि उत्तर लगता है गलती से उत्तर या तो उत्तर गलत छप गया या प्रश्न गलत छपा होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हर किसी से होता है, ये मानवीय भूल है, ये अमानवीय भूल नहीं है, ये मानवीय भूल है। ठीक है, मानवीय भूल और अमानवीय भूल में अंतर आपको पता ही होगा। ठीक है, कोई जानबूझ के किया करता है और जो अमानवीय तरीके से कर देता है वो अमानवीय भूल हो गया। उदाहरण बाद में समझाएंगे कैसे अमानवीय मानवीय होता है, समझ लिए आप। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा गलत है, या तो सवाल गलत है या उत्तर गलत है, ये कहीं ना कहीं से। इसमें गलती उन लोगों की नहीं जिन्होंने सेट किया, गलती उन लोगों की जो प्रेस में प्रिंट कर रहे थे, उनकी गलती हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं। 35 नंबर सवाल क्या करता है? 35 पे आते हैं। 35 सवाल क्या है? 35 सवाल नंबर है आपका 1 + 2 + 3 + 49 + 50 + 49 +। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको समझ लीजिए। संख्या पद्धति वाला सवाल है। 1 + 2 + 3 + ये कहता है, ये जा रहा है कब टू 49 + 50, फिर क्या कहता है +49 + 48 और डायरेक्ट करके +3 + 2 + 1 तक कहता है। ठीक है, और कहता है इसका आप मान निकालिए। बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत सुंदर सवाल। यहाँ पे खाली हल्का जोर दीजिएगा और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इस सवाल 2 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए सवाल क्या है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक 50 तक है और एक 49 से 1 तक है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 49 है तो हम इसको 50 भी मान लेते हैं, एक और जोड़ ही देते हैं। चलिए 50, ठीक है, ये अलग से हम लोग ले लेते हैं। फिर इस पर क्या करेंगे, हम मान लीजिए ठीक है 6 रुपया में 4 जोड़ दिए 10 हो गया, और फिर 10 में जो है फिर 4 घटा दिए तो फिर 6 पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे और फिर +50 जोड़ देंगे और 50 माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। अब देखिए ऐसे सब सवाल में हमको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्या का जोड़ या फिर कुछ भी प्रथम फलना फलना संख्या का जोड़ जो होता है n × n + 1/2 होता है। ठीक है, n क्या हो गया? नंबर्स, कितना नंबर है, नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याएं कितनी है उसमें एक जोड़ेंगे भागा 2, तो ये क्या हो गया n हो जाएगा आपका लास्ट नंबर्स। ठीक है, लास्ट नंबर कितना हो गया? 50। कितना है? 50 है। n + 1, 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा? 2। ये तो हमारा यहाँ तक आ गया, यहाँ तक का उत्तर हमारा ये 50 × 51/2 मिल गया। अब देखिए, अब कहता है फिर तो वही चीज है 50 × 48, इधर से उलट जाइए, वही तो चीज है। तो क्या करेंगे, इसको 2 बार गुना कर दीजिए आप। 1 2 3 4, 4 3 2 1 जोड़ना है, 1 से 4 तक जोड़ दीजिए, 2 बार गुना कर दीजिए, फिर 4 माइनस कर दीजिए, ये हो गया। अब क्या करता है, हम तो 50 जोड़े, 50 से 50 तक आए थे, फिर 50 से लेके गए, तो क्या करें, 1 50 को माइनस कर देंगे ताकि हमारा उत्तर मिल सके। अब बना लीजिए उसको, 2 2 कट गया, 51 पंचे 255, 2550 - 25, 50 बराबर हो गया आपका उत्तर 25। चलिए सुंदर सवाल और खूबसूरत सवाल। स्टैंडर्ड आपका बढ़ चुका है मैथमेटिक्स का, आपको आनंद आना चाहिए कि अब आपको लोग समझने लगा कि नहीं आप पढ़ते भी हैं। ठीक है, नहीं तो परीक्षा देने वाला तो जान रहा है कि जो है, ठीक है, ये समझिए कि आपको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है कि आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सवाल संख्या 36 पे आते हैं। सवाल संख्या 36 क्या कहता है, एक वृत्ताकार, चलिए
36 क्या कहता है? 36 कहता है एक वृत्ताकार एवं वर्गाकार मैदानों की परिमापें बराबर है। एक वृत्ताकार मैदान है और कहता है एक वर्गाकार मैदान है, दोनों का परिमाप बराबर है। मतलब पेरीमीटर ऑफ दीज आर इक्वल्स, मतलब दोनों का परिमाप बराबर है। तो हमको पता है वृत्त का परिमाप, सर्कल का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। इसका परिमाप क्या होता है? 4a, जहां पर a भुजा होती है, r रेडियस होता है। सर्किल में हमेशा रेडियस होता है और वर्ग या आयत में या अन्य किसी चीज में भुजाएं होती है। तो 4 गुना a ये परिमाप हो गया, ये इसका परिमाप हो गया, ये इसका परिमाप हो गया। कहता है कि दोनों आपस में बराबर है। एक चीज और ध्यान रखिए, आप इसको देखिए, इसको यहां से सर्किल सेंट्रल पॉइंट से लेकर के किसी भी स्थान तक, सर्किल के किसी भी बाह्य पोजीशन तक आप एक लाइन खींच दीजिए, उसको हमेशा आर कहते हैं, ठीक है। और इसको डबल कर दीजिए, ठीक है, और एक यहां से खींच दीजिए, ठीक है, इसको भी आर कहते हैं, ठीक है। और आर प्लस आर बराबर 2r, क्या कहते हैं इसको? इसको डायमीटर कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 पाई आर को आप क्या लिख सकते हैं? 2r को क्या लिख सकते हैं आप? d लिख सकते हैं, तो पाई d भी लिख सकते हैं, पाई d बराबर 4, ठीक है। d का मतलब हो गया डायमीटर, 2 गुने r, सर्किल में 2 गुना रेडियस का मतलब होता है व्यास, 2 रेडियस हो गया, वही तो लिखे थे 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर लिखिए, चाहे आप पाई d लिखिए, क्योंकि d बराबर 2r होता है। ये ध्यान रखिए, ये सब चीज बहुत कॉमन चीज है, आपको ये सब चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। तो पाई d इक्वल टू 4a हो गया। ये तो हमारा सवाल हो गया। अब सवाल क्या कहता है? कहता है कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या कहता है? इसका क्षेत्रफल कहता है ए स्क्वायर इक्वल टू 484 स्क्वायर मीटर, चाहे जो भी है उसी को, मतलब 484 यूनिट है, यूनिट स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ए का मान कैसे निकालेंगे? रूट अंडर कर देंगे 484, क्योंकि हमको पता है ना कि भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से भुजा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऐसे सवाल में देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको बताए भी थे कल भी और आज भी बता रहे हैं कि आपको हमेशा 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर रूट कम से कम, नहीं तो कम से कम 30 तक का तो पक्का, इतना तो ध्यान पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका मैथमेटिक्स जल्दी से बन सके, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 22, ठीक है, ये 22 हो जाएगा। और ऐसे भी आपको बता देते हैं, ये 400 है, पहले क्या है? 484, तो 400 का स्क्वायर रूट हमेशा 20 से 20 420 तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके जस्ट आगे वाले किसी संख्या को देखेंगे जिसका स्क्वायर रूट अंत में 4 हो, स्क्वायर 4 हो, यानी क्या हो जाएगा? जस्ट नजदीक में कौन सा हो जाएगा? 22। ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, ये सारा वैदिक गणित का सिस्टम। चलिए, अब क्या हो गया हमारे पास भुजा आ गई, ठीक है। अब दोनों का परिमाप बराबर है। इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग? पाई डी इक्वल टू 4a, मतलब क्या हो गया? पाई डी इक्वल टू 4a, 4 गुने 22, 4 गुना 22, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 गुना 22 बटा पाई, पाई कितना हो? 4 गुना 22 बटा पाई हो जाएगा। d इक्वल टू डायमीटर हो गया, ये तो निकालने कह रहा है देन द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड इज, मतलब वृत्ताकार मैदान का व्यास क्या होगा? वृत्ताकार मैदान का व्यास d है, 4 गुना 22 बटे पाई, पाई का मतलब हो जाता है यहाँ पे 22 बटे 7, तो 7 को ऊपर कर लेंगे, गुना 7 कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो 22 और 22 कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 चौके 28 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है उसको लिख लीजिए। ये बिल्कुल उत्तर हो जाएगा इसका 28। बहुत आसान सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। चलिए, सवाल संख्या हम लोग आते हैं 37 पे। क्या कहता है? किसी अधिवर्ष में 53 शुक्रवार पाने की प्रायिकता है। किसी अधिवर्ष में क्या है? 53 शुक्रवार पाने की प्रायिकता। अधिवर्ष पहले समझिए, लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? ऐसा साल जिसमें कि 4 से भाग लग जाए, जैसे कि 2000, सन 2024, ठीक है। आगे आने वाला साल हमारा लीप ईयर होने वाला है, 506 से भाग लग गया, 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, आने वाला साल हमारा लीप ईयर हो गया, ठीक है। और ये लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, क्योंकि 4 का गुणज हमेशा 4 क्रमानुगत अंतर के बाद आता है। कंसेक्यूटिव 4 हम लोग ऐड करते हैं तो आता है 20 से 24 आएगा। इसके पहले 2020 हमारा लीप ईयर था, 366 दिन का नंबर था। तो हमारा लीप ईयर में आप देखिए, लीप ईयर में क्या होता है? दिनों की संख्या एक बढ़ जाती है, वो हो जाता है कितना? 366। मतलब क्या हो गया कि लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। ध्यान रहे सब चीज कभी कभी आपको पूछ भी लेगा कि ठीक है, एक ट्रेन जो है आपको 27 फरवरी को निकला है और 27 फरवरी 2020 को निकला,
और कह देगा आपको 1 मार्च जो है 2020 को पहुंचा, ठीक है, तब ट्रेन का समय कितना लग गया। उस स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा 2020 देने का मतलब साफ साफ उसका इरादा है, आपको लीप ईयर के बारे में अगर पता है तो आप उसको और आगे बढ़ा के तरीके से लिखेंगे। और जिसको लिखा 2020, अच्छा 2020 है, अच्छा कल ना पहुंचा है, आज तो 9 सवा 9 बजे आज निकला है और कल जो है 10:30 बजे पहुंचा है, तो 9:15 24 हो गया और 1 घंटा 20 मिनट, 25 घंटा 20 मिनट। लोग इस तरह से मार के आ जाएंगे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। वो 2020 लिखने का मतलब है आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे लीप ईयर की बात होगी। 566 दिन का हमारा दिन हो गया, ठीक है, इसको 7 से भाग दे देंगे। एक सप्ताह में पल जानेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन में एक शुक्रवार होता है, 7 दिन में एक शुक्रवार होता है, तो 7 पचे 35, 1 16 7 दूना 14, यानी 52 सप्ताह 2 दिन का व्यवस्था है, ठीक है। ये लास्ट जो 2 दिन है, ये लास्ट 2 दिन जो है ये थोड़ा सा कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अंत में आपका शुरुआत अगर शुक्रवार से हुआ है तो अंत में ये 2 दिन बच गया। 2 दिन का मतलब हो गया आपको क्या हो गया, 2 दिन आप छोड़ लीजिए, 2 दिन को आप कर सकते हैं संडे मंडे कर लीजिए, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे सैटरडे, और फिर सैटरडे संडे, ठीक है। ये तो हो गया। तो इसमें से आप देखिए ये तो 2 दिन में, अगर मान लीजिए 2 दिन बच गया, हो सकता है संडे मंडे हो जाए, संडे के बाद मंडे हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। मंडे और ट्यूसडे हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। फ्राइडे मांग रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्सडे फ्राइडे 1 हो गया, ये फ्राइडे सैटरडे 2 हो गया। 7 दिन में 1 आता है, लेकिन 1 दिन और एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो मतलब 7 दिन में 2 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/7। देखिए हमारा पिछला सॉल्यूशन जो था थोड़ा कुछ गलत हो गया था, उतना ध्यान में नहीं था, हमको याद में समझ में नहीं आया था, और कोई बात नहीं है। आप इसको देख लीजिए और बिल्कुल ये मत समझिए कि पिछले में कुछ और बताया और कुछ बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिस्टेक मानवीय भूल, ठीक, ये जानबूझ के आपको गलत बताने की कोई इरादा नहीं था, मानवीय भूल थी, ये मुझसे गलती हुई है और हम इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। कहता है सवाल संख्या 38 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें बता सकते हैं कि अगर मैथमेटिक्स प्रारंभिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित अगर पढ़ते हैं तो उसका मतलब साफ साफ मतलब होता है गणित को बच्चों के जीवन में अनुभवों का भाग बनाना, उसको बताना है कि गणित क्या होता है, गणित के बारे में बिल्कुल बताना कि बिना गणित का तेरा जीवन अधूरा है, ठीक है। आपको 10 रुपए, आपको कुछ भी काम करना होगा जीवन में, आप कोई भी काम करते हैं बिना गणित के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बिना कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको बिल्कुल अगर नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं अपने गाँव में, आप जाके देख सकते हैं आज भी कितने लोग परेशान हैं, जोड़ घटाव करने नहीं आता है, ठीक है, या पढ़ने नहीं आता है तो वो लेके जाता है अपने दूसरों के पास, तो उसका आधा आधा माल मार लेता है, ठीक है। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, मैथमेटिक्स से ज्ञान होना अति आवश्यक है। कहता है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, मैंने बताना उसको कैसे क्या होता है। चलिए सवाल संख्या 37 हो गया, सवाल संख्या 38 हो गया, सॉरी 38 हो गया। सवाल संख्या 39 पे आते हैं। सवाल संख्या 39 क्या है आपका, शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक बिल्कुल समान नहीं होता है। परिमाप का यूनिट सिंगल यूनिट होता है और क्षेत्रफल का स्क्वायर यूनिट होता है। अगर मीटर सेंटीमीटर है परिमाप का मापक, तो क्षेत्रफल का हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। परिमाप, इसका परिमाप और क्षेत्रफल का बिल्कुल अलग अलग होगा, ध्यान रखिए। दूसरा, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। उसके यदि 2 आकृतियां का क्षेत्रफल समान है, ये 2 आकृति दिया हुआ है, कहता है अगर आयत है, वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अलग अलग होगा। हम लोग ऐसा मैथमेटिक्स बहुत बना चुके हैं, एक रस्सी का टुकड़ा लेकर के उसको पहले आयत बनाए, फिर परिमाप बनाए, फिर जोड़े घटाए, सब निकाल के चुके। ये 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा हमारा उत्तर हो जाएगा बी। चलिए सवाल संख्या 40 पे आते हैं। जब हम लोग किसी सवाल का उत्तर नहीं बता पाएंगे तो हम लोग सारे को एक एक करके देखेंगे और उसके बाद उसका उत्तर हम लोग निकालेंगे। उत्तर नंबर बी हो गया, किसी आकृति के आकार उसके परिमाप को निर्धारण करती है। क्योंकि हम लोग दिमाग पे रखते हैं कि चलो अच्छा सर्किल बनाना है तो तुरंत दिमाग पे एक वृत्त का निशान आता है। वृत्त का मतलब दिमाग पे आने का मतलब क्या होता है, उसकी बस व्यवस्था आ जाता है कि अच्छा हमको इतना रेडियस का वृत्त निकालना है, तो हमको परिमाप के बारे में ज्ञान हो जाता है। और मान लीजिए सर्किल है, कुछ भी है, आप उसके परिमाप के बारे में ध्यान पे आते हैं। देखिए सवाल संख्या 40 पे क्या है, सवाल संख्या 40 पे कहता है कि यदि x² + 3kx - 2k, क्या कहता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 2k, ठीक है, माइनस 2k का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। ऐसी परिस्थिति में हम समझेंगे x माइनस 2 एक गुणनखंड है तो k का मान क्या है। बहुत साधारण सवाल, बहुत सिंपल सवाल, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जब x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होता है तो हम लोग x लिख करते हैं, नियम बताते हैं। ऐसे जिसको पता है कर लेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। इसका मान हम लोग यहाँ पे हर परिस्थिति में यहाँ पे x का मान 2 रख देंगे और हमारा k आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 3kx, 3kx x कितना है 2, 3 गुना 6k हो जाएगा और माइनस 2k का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका एक गुणनखंड ये है, ठीक है, 0 हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे 6k माइनस 2k कितना हो जाएगा 4k, 4k बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, 0 माइनस 4 हो गया तो k का मान हो गया -1 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए k इक्वल टू -1 सी नंबर ऑप्शन में है। जिन्होंने भी ये सोचा था, जिन्होंने भी किया है सी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। चलिए सवाल संख्या 41 पे आते हैं। चित्र में DE पैरेलल टू AC निम्न में से कौन सा सही है। देखिए ये सब क्या बोलते हैं, त्रिभुज के नियम पे आधारित सवाल है, ठीक है। इसका उत्तर हमको लगता है कि दोनों का जो पैरेलल का जो जितना क्या कहते हैं उसको, लेंथ है दोनों का x और y, x बटे y बराबर a बाई बी होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो जो है वो सेम होगा, x बाई वाई इक्वल टू a बाई बी होगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। अब सवाल संख्या 42 पे आते हैं। बस देखिए सेम सवाल है, देखिए 42 आपको बताया अभी तुरंत, इस तरह का सवाल बताए हैं आपको। क्या कहता है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, बताए थे अभी आपको, कहता है a प्लस बी बराबर, देखिए जिनके पास क्वेश्चन नहीं है आप अपने संबंधित पारा शिक्षकों से ले सकते हैं आप, या उनका फोटोकॉपी करवा लीजिए, फिर देख लीजिए। a प्लस बी बराबर कहता है 90 डिग्री है तो साइन a बराबर 3/4 है। साइन a का मान कितना दिया हुआ है हमारा 3/4, तो कहता है सेक b का मान निकालिए। ये तो कहता है सेक बी निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, सेक बी को हम लोग क्या जानते हैं, जानेंगे पहले। सेक बी का मतलब होता है 1/cos b। हम लोग अगर cos b निकाल लेंगे तो सेक बी निकल जाएगा। और एक बात हमेशा जानिए, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a बराबर हमेशा cos b होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इतना याद रखिए, उसका बता देंगे कैसे होता है। अगर a प्लस बी 90, अगर नहीं a प्लस बी 90 डिग्री ही होगा, a प्लस बी 90 डिग्री होगा तो साइन a बराबर cos b हमेशा होता है। कैसे होता है बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, a और b है, अगर a बराबर क्या लिखेंगे 90 माइनस बी, क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तो साइन 90 माइनस बी क्या होता है, बिल्कुल cos b होता है, ठीक है। क्या होता है cos b, यानी कि जो साइन है जैसे a है तो यहाँ b हो जाएगा, अगर साइन b रहेगा तो cos a हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। तो साइन a बराबर cos b होता है, तो साइन a का मान 3/4 दिया हुआ है, cos b sec b हो गया, एक 1/cos b, 1/cos b कितना हो जाएगा 1/cos b कितना है, cos b का मान साइन a का साइन 3/4 है, ठीक है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चल अच्छा सब सवाल है और खूबसूरत सवाल है और काफी आसान सवाल। डरना नहीं है, मैथमेटिक्स के डर को दिल से निकाल दीजिए, मैथमेटिक्स आपको खुद ब खुद बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशनली कोई टीचर हैं या फिर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिर कहीं हम मास्टर टीचर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ना ही कहीं पढ़ाते हैं ना ही कुछ करते हैं, ठीक है। हम बस जितना जानते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत तेज होगा, ऐसा कोई बात नहीं। कम पढ़ा लिखा नहीं बहुत तेज होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा होता है, ठीक है। इसलिए उदाहरण मत रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल संख्या 43 पे आते हैं। √1 प्लस साइन थीटा बाय √1 माइनस साइन थीटा। देखिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं, √1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, बस ये तो सवाल पूछ रहा है, इज इक्वल टू बराबर निकालना है। तो ऐसे सवाल में बिल्कुल एक तरीका समझ लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्री का तरीका है कि ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जो नीचे में होता है उसका साइन को हम लोग खाली उल्टा कर देते हैं। अगर यहाँ पे -1 प्लस रहता साइन थीटा -1, साइन थीटा +1 कर देते। इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा देंगे साइन को, हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा।
ऐसा जब भी सवाल आपको आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला आपका लगभग दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर को बाहर रूट अंडर के बाहर लेंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिए। और रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कॉस थीटा, और हमारा उत्तर निकल गया। क्या उत्तर हो गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बाय कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। 1 बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा और प्लस हो जाएगा टेन थीटा। देखिए उत्तर, ये उत्तर मिल गया आपको, ठीक है। चलिए रीजनिंग की भी चर्चा करेंगे हम लोग, इसके बाद रीजनिंग भी आपका बना देंगे। 44 नंबर सवाल पे आइए। 44 नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए पेज को पलटना होगा। सवाल संख्या 44 है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 92 88 84 80। देखिए ये भी चार का गुणज है, क्या है 92 कहता है, 92 है, 88 है, 84 है, 80 है, जाके जीरो चला गया। कहता है कौन सा पद जीरो होगा, ये तो कह रहा है कौन सा पद जीरो होगा। ये तो बताया ऐसे सवाल में पद को घटा देंगे 92 माइनस 0/4 प्लस 1 कर देंगे और तुम्हारा उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 23 के 1 24। चलिए फटाक से हो गया, पता है ना कि डिवाइड करके एक जोड़ देंगे तो हमारा वो उत्तर हो जाएगा। सवाल उत्तर क्या है, उत्तर है आपका डी नंबर 24। चलिए ठीक है, सवाल संख्या 45 पे आते हैं। क्या है 0 0 A0 और 0B, पहले इसको समझ लेंगे हम लोग, एक बार समझ लीजिए, आपको जीवन में कभी ये समझ नहीं मतलब दिक्कत नहीं होगा। कहता है 3 शीर्ष वाले त्रिभुज हैं 0 0 A0 और 0B। तो ऐसा जब भी आपका समझिए आप एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, आप एक्सिस पे आइए, ये कहता है इसको डिनोट किया क्या 0 0, ठीक है, मूल बिंदु हमारा 0 0 हो गया। ये एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री, ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, ये हो गया 0 0। दूसरा क्या है A0, A0 मतलब x का मान क्या है, x कितनी दूरी पर है, x का मान यहाँ से यहाँ तक a है, ठीक है। और तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा a और 0, ठीक है। उसी प्रकार y पे y एक पॉइंट है, कितना है सॉरी b 0 और b होगा, ठीक है। y है, y पर y एक्सिस पे क्या है x 0 है और b y b है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से दूरी a हो गया, यहाँ से दूरी हो गया b। देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जब हो गया तो हमको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे b कितना है, b है हमारा a और h क्या है b, कितना हो जाएगा हाफ ए बी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फोटो बनाए, कहानी बन गया। चलिए सवाल संख्या 46 पे आते हैं। 46 पे कहता है कौन सा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए हम बताएं पिछले अपरिमेय परिमेय समझिए पहले। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, हर पूर्णांक परिमेय हो सकता है, ठीक है। अगर पी क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्यू बराबर 0 के नहीं हो सकता। अपरिमेय वो होता है जबकि उसमें जिसका समझिए कि जिसका आप जो है ना तरीकागत उत्तर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप भाग दे रहे हैं, भाग चला जा रहा फिर आपको बराबर, तो वहां पर क्या होता है कुछ लंबे दूरी तक जाते जाते जब फिर चल जाएगा, उसके बाद फिर से वो रिपीटेबल हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं, मतलब उसका सही मान आप नहीं निकाल सकते, परफेक्ट मान यू कांट गेट परफेक्ट वैल्यू, आपको परफेक्ट मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो आप इस सवाल में देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जिसका हम लोग परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वो अपरिमेय नहीं है, पहले समझिए अपरिमेय नहीं है ना, परिमेय होना चाहिए, उल्टा अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होना चाहिए। पहला आपका ऑप्शन है 3 + √7, 3 + √7, √7 का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए 3 + √7 का कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है। 3 - √7 वही बात होगी, परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। 3 + √7 3 - √7, पहला है आपका 3 + √7, दूसरा क्या है 3 - √7, ठीक है। तो आप देखिए इसका कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते, √7 का कोई कंप्लीट मान नहीं है, ठीक है। अब कहता है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका है कि नहीं, तो क्या करते हैं a + b, इसको a मानिए, a b मानिए, a - b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2। और ये एक 2 क्या है, 2 हो गया आपका एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं। चलिए सवाल संख्या 47 पे आते हैं। बहुत सुंदर सवाल, छोटा सवाल है। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 47 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 1 से 5 तक के सभी अंकों से विभाजित हो सकता है। इस सवाल में आपको पता है जिसमें जिससे जिसका, ये सब चीज ध्यान रखिए। इसमें सवाल है छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 1 से 5 के सभी अंकों से विभाजित हो जाए। तो अंक क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 से विभाजित होने वाली कोई संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे संख्या का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ले लेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे आपको पता है, 1 3 2 5, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा 5 गुना 10 या 30 और गुना 60, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा और हमारा उत्तर भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल संख्या 48 पे आते हैं। किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या परिभाषित होते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जिसका एक गुणज 2 हो या नहीं तो ये भाग 2 से लगे। दोनों में से, दोनों शब्द का मतलब एक ही है। 2 के गुणज वाले सभी संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो क्या कहता है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कहता है m है, तो सम संख्या क्या हो जाएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी रहे, 2 से मल्टीप्लाई करिए आपका सम संख्या हो जाएगा। देखिए सवाल संख्या 49 पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य मान होंगे। शून्य मान का मतलब क्या होता है, शून्य मान का मतलब होता है इसको फैक्टर करिए, x का वैल्यू निकालिए और जो भी वैल्यू निकलेगा उसको पुट करिएगा तो मान हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसका फैक्टराइजेशन करिए, एक्स माइनस 2x माइनस 8। इसको गुणनखंड करने का तरीका हम लोग समझेंगे कैसे होता है। 8 है यहाँ पे, माइनस 8 है और 1 है, यानी कि क्या हो गया, ए अल्फा इंटू बीटा समझिए क्या है, माइनस 8 गुना 1 है और अल्फा प्लस बीटा क्या है, क्या है माइनस 2, ये तो है। ठीक है, ये तो है 8 गुने 1 माइनस 8 है, तो ऐसा एक इसका फैक्टर निकालेंगे जो कि माइनस या प्लस करने पर माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 गुना 8 देखिए, 4 गुना 8 है ना हुआ, तो 4 में 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बड़े का संख्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिए क्या हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। बस जो भी आपका ये निकलेगा अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा जो भी निकलेगा, इसको आप उल्टा दीजिए, 4 और माइनस 2 यही हो जाएगा उत्तर, यहीं से उत्तर निकल। ठीक है, आपको बता रहे हैं कि आप देख लीजिए, गुणनखंड करने का तरीका बता रहे हैं आपको। इस ऐसे सवाल में जीरो करना है तो हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा गुना ही निकालेंगे जिसका सिस्टम दोनों में सेटअप कर जाए, अल्फा इंटू बीटा बन जाए, अल्फा प्लस बीटा ही बन जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से जो भी आएगा अल्फा बीटा इसको उल्टा दीजिए आप, माइनस 4 तो 4 कर दीजिए, 2 है तो माइनस 2 कर दीजिए और उत्तर आप लिख दीजिए। 4 और माइनस 2 इसमें है, उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह भी आएंगे, x माइनस 4 x प्लस 2 हो गया बराबर 0 हो गया। इसमें क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, और दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए आप, उत्तर वही मिलेगा जो आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल संख्या किस पे आते हैं, 50 पे आते हैं। दो त्रिभुज एबीसी एवं डीएफ सदृश हैं, दोनों सिमिलर हैं। दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो ध्यान रखिए सबों का भुजा जो होता है, भुजा का रेशियो जो होता है सब बराबर होता है। इसमें कौन सा है, 50 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए ये खत्म हो गया कहानी। अब हम लोग एक चैप्टर और देख लेंगे, अंतिम जो नहीं बना पाए थे कल, वो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, रीजनिंग भी बना लेंगे हम लोग। ठीक है, रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग बहुत सिंपल होता है। इसमें सिर्फ आपको बस दिमाग पे थोड़ा सा हल्का जोर दीजिएगा, फटाफट बनेगा। कहता है 4 मित्र पवन आकाश अमृत और वरुण एक आयताकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। देखिए आयताकार टेबल आप समझिए कि आप घर में है और आपके पास डाइनिंग टेबल है। ठीक है, आपके घर में, आप घर में है और आपके घर में डाइनिंग टेबल है,
यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, कोई यहाँ एक बैठा हुआ है, यहाँ एक बैठा हुआ है, चारों कोना में 4 आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, पवन अमृत के बाएं हैं, वरुण आकाश के दाएं हैं। वरुण और अमृत आमने सामने बैठे हैं, और आकाश और अमृत, पवन अमृत के बाएं हैं। ठीक है, क्या है, पवन जो है वो आपका अमृत के बाएं हैं। तो आप मान लीजिए कि आप पवन अमृत के बाएं है, अपना अमृत के दाहिना में पवन बैठा हुआ है। तो समझिए कि आप यहाँ, आप घर का ग्रैंड टेबल याद कीजिए, और मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और आप अमृत हैं। ठीक है, तो पवन आपका यहाँ बैठा है। ठीक है, पवन जो है अमृत के बाएं हैं, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बैठ गया आपका अमृत और यहाँ बैठ गया पवन। अब क्या कहता है, फिर दूसरा कहता है वरुण आकाश के दाएं हैं। ठीक है, आकाश के दाएं वरुण है। आकाश, तो आकाश कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वरुण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आकाश। आकाश जो है वरुण के दाएं हो गया। चलिए ठीक है, वरुण और अमृत आमने सामने बैठे हैं। वरुण और अमृत देखिए आमने सामने बैठा हुआ है। ठीक है, ये आमने सामने बैठा हुआ है अमृत। आकाश और अमृत आमने सामने नहीं बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए, आकाश निम्नलिखित में से किसके सामने बैठा है। आकाश किसके सामने बैठा है, आकाश पवन के सामने बैठा है। पहला उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी, 76 का बी, आकाश पवन के सामने बैठा हुआ है। दूसरा क्या है आपका, निम्नलिखित में से अमृत जो है किसके बीच बैठा हुआ है। ये अमृत है, इसके बीच है आकाश और पवन के बीच। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ए, आकाश और उसके बीच। देखिए, अब दूसरा सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 क्या है, 78 78 क्या कहता है, जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है, अरुणाचल राजधानी ईटानगर है, उसी प्रकार हिमाचल की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी, हिमाचल की राजधानी शिमला। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अब 79 नंबर में आता है, जो संबंध वर्षा का रेनगेज से है। रेनगेज समझिए, रेनगेज क्या होता है, वर्षा मापक यंत्र को हम लोग रेनगेज करते हैं। ठीक है, तो वर्षा का संबंध रेनगेज से है, उसी प्रकार भूकंप का नामापक क्या होता है, भूकंप को हम लोग मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ठीक है, देखिए वोल्टमीटर हम लोग नापते, वोल्टमीटर भी होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने का ये है, याद रखिए। वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापता है, प्लेनोमीटर एरिया एरिया नापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को नापता है, लेक्टोमीटर दूध के शुद्धता को नापता है। याद रखिए सब चीज। कहा था यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर क्या होगा, देखिए अभी तुरंत बताएं आप। 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर क्या होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर, तो देखिए हम समझ लीजिए इसको, तीसरा 31वां महीना, पहले इस तरह से आप करना सीख लीजिए। पहले दोनों मुट्ठी को मिला लीजिए, और जितना ऊंचा वाला पोर्शन है इसको हम लोग 31 मानते हैं, नीचे वाला पोर्शन 30 मानते हैं। फरवरी माह को छोड़ के, अगर लीप ईयर हुआ तो 29, अगर नहीं हुआ तो 28, सिर्फ फरवरी छोड़ के, बाकी हम लोग मिला के देखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, छटाएंगे अगस्त, जुलाई अगस्त बिल्कुल 31 होता है, देख लीजिए छटा हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर हो गया आपका 31 दिन का। क्या कहता है, यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर क्या होगा। 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर क्या होगा, 31 और 1, ठीक है 31 तक तो हो गया, 31 1 32। ठीक है, 32 दिन, 32 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ने वाला है, तो प्रश्न है। 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर क्या होगा, दोनों में दिन का 32 हो गया, हम इसको 7 से पहले भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 4 सप्ताह 4 दिन, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं 1 अक्टूबर कौन दिन था, रविवार था, ये संडे था, 4 दिन के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए अब सवाल संख्या आते हैं, बेमेल को चुनिए। बेमेल क्या चुनना है, पटना, शिमला, भोपाल, उज्जैन, बना सकते हैं आप। पटना बिहार की राजधानी, शिमला हिमाचल की राजधानी, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और उज्जैन क्योंकि मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, वहाँ एक विशाल मंदिर है अपने भोलेनाथ जी का, महाकाल का मंदिर है उज्जैन। चलिए सवाल नंबर 82 पे आते हैं। लगता है नई दिल्ली, एशिया, मुंबई और कोलकाता, ये चारों हमारे देश के महानगर हैं। नई दिल्ली, मुंबई एशिया या शहर है, महानगर हैं। लेकिन एशिया क्या है, एशिया की महाद्वीप है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर भारत एक देश, महाद्वीप के अंदर देश होता है।
अब एक हो गया आपका प्रदत्त चित्र में लुप्त संख्या निकालिए। देखिए कोई चित्र दिया हुआ है, इसमें कोई चित्र है, क्या है, प्रदत्त चित्र में लुप्त संख्या निकालिए। ये दिया हुआ है, क्या है आपका 3 2 4 5, 3 2 4 5, ये आपका 120। उसी प्रकार है आपका दूसरा है 1 2 3 9, 1 2 3 और 9, और ये कितना है, अच्छा ये निकालना है। और तीसरा है आपका 2 4 6 7, 2 4 6 और 7, ये कितना है 336। क्या समानता है, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए क्या समानता है, 4 पंचे 20 दूना 3 दूना 6 पंचे 30 चौके 120, ठीक है। 3 चौके 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120, मल्टीप्लाई करके मेरा मिल गया। उससे देखिए तो 7 दूना 14, 14 छके 84, 84 को 4 से मल्टीप्लाई की 84 चौके 336, ये भी मिल गया। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा 1 नमा 9, 9 3 27 54। देखिए क्या उत्तर है 54 हो जाएगा उत्तर। 54 अगर कहीं पे ऑप्शन में है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 54, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 84 पे आते हैं। इस तरह का दिया हुआ, देखिए क्या आपका दिया हुआ है, ठीक है। 84 में पहले ये दिया, फिर दूसरे में आपका ये दे दिया, तीसरे में आपका ये दे दिया, बता रहा है चौथे में क्या हो। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले एक लाइन था, फिर 2 लाइन, अब 3 लाइन, 4 लाइन वाला देखिए कोई ऑप्शन होगा तो उत्तर दे दीजिए आप। पहले निकला 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर चौथा 4 लाइन, ठीक है। 85 पे आते हैं। एक पार्टी में रीमा ने सीमा को कहा, क्या कहा, मनोहर, एक पार्टी में रीमा ने सीमा से कहा कि मनोहर मेरी सास के इकलौते बेटे का बेटा है। देखिए कितना सुंदर सवाल, मनोहर मेरी सास के, मनोहर जो है मेरी सास का बेटा है। सिंपल तो बात है, इकलौता तो इकलौता भूल जाइए, मेरी सास का बेटा कौन है, मनोहर है, वो भी इकलौता है, तो क्या हो जाएगा, मेरी सास, आप समझ लीजिएगा कोई लेडीज है, आप दिमाग पे रहिए कि आपकी जो सास है उसका इकलौता बेटा आपका कौन होगा, हस्बैंड होगा, आपका हस्बैंड होगा। तो मनोहर का रीमा से क्या संबंध है, मनोरीमा से क्या संबंध हो जाएगा, मनोहर मेरी सास, दोनों हो जाएगा बेटा, ठीक है। मनोहर मेरी सास की, मनोहर मेरी सास के इकलौते, अच्छा इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। मनोहर मेरी सास के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी हमारे सास का जो बेटा था उसका बेटा है, तो बस वही तो हो गया, दोनों का वो बेटा हो गया। उत्तर हो जाएगा 85 का सी, ठीक है। 86 में क्या है, ए की बहन बी है तथा बी की मां सी है, तो सी ए किस प्रकार से संबंधित है। ए की बहन बी है, बी की मां सी है, तो सी की मां भी ये हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगा, मां संबंधित है। चलिए 86 क्या हो जाएगा ए। 87 में आते हैं, सूर्योदय के समय की मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो। सूर्योदय के समय आपकी पीठ जो है सूर्य के विपरीत है और मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। सूर्योदय, आप सो के उठते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सूर्योदय के सूर्य को देखते हैं, पहली बार आप समझिए, सुबह सुबह सूर्य को देखिए और आनंद लीजिए, और वही दिमाग ध्यान पे रखिए, सूर्योदय के समय आप सुबह सुबह देखिए और देखिए आपके बाएं में उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, गरिमा, रूपा, अंजलि और खुशबू को उनकी आयु के अनुसार आरोही क्रम में खड़ा किया गया। मतलब 4 लोग हैं, आरोही क्रम का मतलब हो गया नीचे से ऊपर, छोटा से बड़ा खड़ा किया गया। रूपा खुशबू से उम्र में बड़ी है, रूपा खुशबू से उम्र में बड़ी है, मतलब ये रूपा है और ये खुशबू है, ये तो है, यानी खुशबू हो गई, रूपा हो गई, रूपा जो है खुशबू से बड़ी है, मतलब आरोही क्रम में सबसे छोटा को पहले रखेंगे, उसके बाद बड़ा को रखेंगे, तो ये तो ठीक जा रहा है, ठीक है। पहले खुशबू आ गई, इस परिस्थिति में पहले वाले में पहले 2 नंबर में रूपा आ गई और ये खुशबू आ गई 1 नंबर में, पहले आरोही क्रम छोटा हो गया। अब दूसरा क्या करता है, तीसरा करता है रूपा खुशबू से उम्र में बड़ी है यदि गरिमा अंजलि से उम्र में छोटी है। गरिमा क्या है, अंजलि से छोटी है। दूसरा सिस्टम में क्या आ गया, एक कोई गरिमा है, ठीक है, ये अंजलि से छोटी है, गरिमा छोटी हो गई, फिर से ये छोटी है, ठीक है, और ये बड़ी हो गई, तो फिर से ये दूसरा नंबर में आ गया, ठीक है।
अब कहता है यदि गरिमा अंजलि से उम्र में छोटी है तथा रूपा से उम्र में बड़ी है। अच्छा अच्छा, रूपा से बड़ी हो गई गरिमा, तो गरिमा यहाँ आ गई और अंजलि यहाँ आ गई। ये तो हो गया हमारा सिस्टम, ये हो गया। आप उत्तर दे दीजिए। अब कहता है तो सबसे छोटी कौन होगी, छोटी कौन रहेगी, खुशबू। चलिए, विच अल्टरनेटिव विल कम इन प्लेस ऑफ परनामाज। अच्छा, अब देखिए ये सवाल है बहुत अच्छा, ये आप बना सकते हैं और खूबसूरत भी है। 4 16 64 क्या है, 4 है, 16 है, 64 है, डैश है और 10 तो 24 है। क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 8 8 64, 2 4 8, क्या जगह 16 16 16 256। देखेंगे और उसको उत्तर बता देंगे। क्या है, LNPRT कर सकते हैं आप। LN, L के बाद LMN, PQRSTU भी हो जाएगा उत्तर, भी हो जाएगा उत्तर, संख्या डी हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, आज में इतना ही हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का ध्यान रहे, और अगर अच्छा लगे तो आप जरूर मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा दीप मैथ। ठीक है, सहायक आचार्य के लिए हम लोग बहुत जल्द क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द बनाएंगे उसको और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।